Now we will solve one example. You can read it first by pausing the video. Now, first we will make the TPM of the given problem. You can see that there are two states. One you can say is car and another is train. So train or car he is using. So there are two states T and C we have written for train and car respectively. So same sequence में आपने इधर और इधर लिखना है. Now you have to form one step transition probability for TPM. तो यहाँ पर इसका मीनिंग है कि किसी पर्टिकुलर डे पर जब वो ड्राइव या कर रहा है या ट्रेन से जा रहा है तो उसके नेक्स्ट डे, ठीक है, वन स्टेप मीन्स नेक्स्ट डे वो किस चीज़ से ट्रैवल करेगा. दैट विल बी योर probability here in TPM, one step transition probability. So we start from here. T के सामने आप गए तो ट्रेन से गया है तो नेक्स्ट डे ट्रेन से जाने की probability and this is कार से जाने की probability. So that is given here. He never goes 2 days in a row by train. So अगर जिस पर्टिकुलर डे गया है तो नेक्स्ट डे वो ट्रेन से नहीं जाएगा तो probability is 0. ठीक है, और दो ही हैं आपकी स्टेट्स. तो सम आपको पता है कि डीपीएम में एक रो का सम 1 होगा. तो इफ़ इट इज़ 0 तो यहाँ पर आपका पूरा 1 आ जाएगा. दैट मीन्स इट इज़ सर्टेन कि ही विल ड्राइव थ्रू अ कार, राइट. सो फर्स्ट डे ट्रेन, तो नेक्स्ट डे ट्रेन से नहीं जाएगा 0, और सर्टेनली कार से जाएगा तो प्रोबेबिलिटी 1, टोटल इज 1. नाउ अगर वो कार से गया है तो नेक्स्ट डे ट्रेन से और कार से जाने की प्रोबेबिलिटी. So it is given here, if he drives one day, then the next day he is just as likely to drive again as he is to travel by train. तो अगर कार से गया है तो नेक्स्ट डे इक्वली लाइकली है कि वो ट्रेन से जाएगा या कार से जाएगा. तो आपने टोटल प्रोबेबिलिटी को डिवाइड कर दिया टू पार्ट्स में. सो हाफ एंड हाफ फॉर नेक्स्ट डे. तो दिस कंस्ट्रक्ट्स योर TPM for this problem for two states. It is 2 by 2 matrix. So one information is this. And another information in last these 2 or 3 lines is your initial distribution, which is here first day distribution. ठीक है, आपको ध्यान होगा मैंने बोला था कि TPM और इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन से आप कंप्लीटली डिफाइन कर सकते हैं एक मार्कोव चेन को. सो इट इज़ गिवन हियर इनिशियल, दैट इज़ हियर फर्स्ट डे probability distribution, right. तो it is given कि he tossed a fair dice and drove to work if 6 appeared. तो कार की probability है 6 आने की probability in a fair dice which is 1/6. तो यहाँ ध्यान रखिए जो सीक्वेंस आपने फॉलो किया है TC का, उसी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे. तो इट इज़ फॉर T, इट इज़ फॉर C. तो कार से जाने की probability इज़ 1/6, 6 आने की probability. तो यहाँ पर सिर्फ दो ही स्टेट्स हैं तो दूसरे की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/6. सो दिस इज़ योर इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन. यहाँ पर डे के हिसाब से सिंबल P1 लिख दिया है, अदरवाइज जनरली वी यूज़ P0 फॉर दैट. इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन जनरली वी डिनोट बाई P0, but since it is day 1 so you can write it as day 1 as well. So now we will solve these parts one by one. This is the input given जिससे आपने TPM और डिस्ट्रीब्यूशन इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन बनाया. अब पहला पार्ट आपको करना है प्रोबेबिलिटी दैट ही टेक्स अ ट्रेन ऑन थर्ड डे. तो आपको थर्ड डे पर ट्रेन की प्रोबेबिलिटी चाहिए, ठीक है. तो यू कैन रिकॉल कि हम कैसे नेक्स्ट करते हैं. तो आपने फर्स्ट डे दिया हुआ है इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन, फिर सेकेंड डे का डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे. यू कैन रिकॉल कि हम P1 को P में मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी योर सेकेंड डे डिस्ट्रीब्यूशन. फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा सेकेंड डे का उसमें एक बार फिर से हम TPM मल्टीप्लाई करेंगे to get our third day distribution. So that is here. Now these two we have already written in the last slide. So this is your second day distribution is given by initial distribution. P1 is written here symbol into TPM. So this is your row vector into this TPM 2/2. You have to multiply this. So you get this. तो ये आपकी ट्रेन और कार से जाने की सेकेंड डे की प्रोबेबिलिटीज़ हुई. Then थर्ड डे के लिए you again multiply this distribution with your TPM to get third day distribution. तो ये आपको थर्ड डे बता रहा है. फर्स्ट इज T, सेकेंड इज C. तो ट्रेन से जाने की प्रोबेबिलिटी इज 11/24. अगर पूछा था कार की तो दैट इज 13/24.
24. This is how you can get your probability distribution for any next step. Now the second part in the question is probability that he drives to work in long run. तो long run means steady state distribution, जिसको आपने पाई से डिनोट किया था, राइट. सो दैट इज योर सेकेंड पार्ट. बिकॉज इट इज़ 2/2, तो आपने ये पाई 1 पाई 2 लेना है. अगर ये 3/3 की मैट्रिक्स होती तो 3 स्टेट्स होती तो ऑब्वियसली आप पाई 1 पाई 2 पाई 3 लेते. एंड दिस इज़ द सेम थिंग विच वी हैव डन अर्लियर. इसी मैट्रिक्स के लिए आपने एक्चुअली steady state distribution निकाला था. तो you can recall that pi p equals to pi, you multiply one equation and another equation is given by pi 1 plus pi 2 equals to 1. ठीक है, दो एंट्रीज है तो pi 1 plus pi 2 equals to 1 and you can solve this to get pi 1 pi 2. pi 1 आपका t के लिए है, pi 2 आपका c के लिए है. तो अगर कार के लिए पूछा गया है तो दिस इज योर 2/3. So this is your answer for long run or steady state distribution in this case. Now another type of discussion in Markov chain is classification of states, right? तो आपकी जितनी भी states होती हैं उनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं. यहाँ पर क्लासिफिकेशन दो तरह का आपको करना होगा फॉर एनी पर्टिकुलर स्टेट. एक टाइप आपको बताना है कि वेदर गिवन स्टेट इज पीरियोडिक और अपीरियोडिक, और इनमें से एक होगी. एंड सेकेंड कैटेगरी में आपको बताना है कि आउट ऑफ दीज थ्री किस एक टाइप की है आपकी स्टेट, कि परसिस्टेंट है, ट्रांजिएंट है या नॉन नल परसिस्टेंट है. ठीक है, तो हर एक स्टेट पीरियोडिक या अपीरियोडिक अपीरियोडिक होगी, एक टाइप इधर से, और एक टाइप आपका इन तीनों में से एक होगा. ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन आपको बताना होगा. तो यहाँ से एक एक को हम देख लें कि फॉर दिस रिटर्न स्टेट इज़ योर मेन कॉन्सेप्ट फॉर क्लासिफिकेशन. तो आप किसी स्टेट आई को रिटर्न स्टेट कहते हैं पी आई फॉर एनी एन इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो. सिंपल वर्ड्स में समझ लीजिए कि आपने अभी टीपीएम बनाई या आपने पी स्क्वायर बनाया, पी क्यू बनाया, वो आपको बताते हैं कि कितने स्टेप में आपकी किसी से दूसरे स्टेट में जाने की प्रोबेबिलिटीज़ क्या होंगी, राइट. तो ऑब्वियसली जो उसमें डायगोनल एलिमेंट थे, यू कैन सी हियर फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर अगर आपके डायगोनल एलिमेंट थे तो ये क्या था आपका कि टी से टी में एक स्टेप में जाने की प्रोबेबिलिटी, और ये डायगोनल एलिमेंट था सी से सी में एक स्टेप में जाने की प्रोबेबिलिटी. जो आपने पी स्क्वायर अगर आप निकालते तो वो डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो आपको किसी पर्टिकुलर स्टेट की 2 स्टेप्स में ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी बताते. दैट मीन्स अगर आप रिटर्न स्टेट की बात कर रहे हैं तो आपको ये देखना है कि सपोज यू आर टॉकिंग अबाउट स्टेट 1. तो स्टेट 1 खुद पे रिटर्न होने का मतलब है A11 वाला प्लेस या P11 वाला प्लेस जो है आपका फर्स्ट डायगोनल की फर्स्ट एंट्री. कब ये नॉन ज़ीरो हुई, क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा था टी टी का इंटरसेक्शन पर P11 ज़ीरो था. तो इसका मतलब है वो स्टेट अपने आप पर रिटर्न नहीं हुई क्योंकि आपने प्रोबेबिलिटी ज़ीरो लिखी है. अगर वो नॉन ज़ीरो होगी किसी स्टेप पर तो इसका मतलब है कि ये स्टेट अपने आप को रिटर्न करेगी विद सम प्रोबेबिलिटी विच विल बी देयर. ठीक है, तो आपको ये देखना है कि कोई अगर सेकेंड स्टेट की आप बात कर रहे हैं तो सेकेंड डायगोनल एलिमेंट जो आपका है वो जब भी नॉन ज़ीरो होगा, जितने भी स्टेप्स में वो नॉन ज़ीरो होगा, तो आप कहेंगे कि ये इतने स्टेप में अपने आप पर रिटर्न हो रही है स्टेट. तो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ रिटर्न स्टेट. डायगोनल एलिमेंट्स को आपको देखना है, फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट फॉर फर्स्ट स्टेट, सेकेंड फॉर सेकेंड, थर्ड फॉर थर्ड एंड सो ऑन. ठीक है, कि ये कब नॉन ज़ीरो हो रहा है तो उतने नंबर ऑफ स्टेप्स में अपने आप पर रिटर्न हो रही है स्टेट. ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, रिटर्न स्टेट का पीरियड डिफाइन करेंगे और ये होगा GCD. अगेन मैथमेटिकली जो लिखा है उसको सिंपल वर्ड्स में आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपकी सपोज पहले आपकी फर्स्ट स्टेट रिटर्न हुई सेकेंड स्टेप पर, नॉन ज़ीरो हुआ फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट, फिर थर्ड पे सपोज वो ज़ीरो हो गया, फिर फोर्थ पे वो नॉन ज़ीरो हो गया. तो इस तरह से आप पी स्क्वायर, पी क्यू, P4 निकाल सकते हैं पावर्स में, जो आपको दैट नंबर ऑफ स्टेप्स में ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी बताते हैं. तो आपको मिनिमम 2 या 3 चाहिए कि आप GCD निकाल सकें. तो आपको सपोज सेकेंड पर रिपीट हुई नॉन ज़ीरो हुआ, फिर फोर्थ पे वो फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट नॉन ज़ीरो हुआ. तो इस तरह से जिन जिन नंबर ऑफ स्टेप्स पे वो आपका रिटर्न स्टेट बन रहा है, स्टेट रिटर्न हो रही है अपने आप पे, दैट मीन्स डायगोनल एलिमेंट नॉन ज़ीरो हो रहा है, तो उनका GCD जो होगा दैट विल बी कॉल्ड एज पीरियड ऑफ सम रिटर्निंग स्टेट. ठीक है, अब ये GCD अगर आपका ग्रेटर देन 1 होता है तो पीरियोडिक बोलते हैं स्टेट को, अगर ये 1 होता है तो इसको हम अपीरियोडिक बोलते हैं. अभी क्वेश्चन में देखेंगे इसको. सो दिस इज योर फर्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ए स्टेट.
अब सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट जो है आपका परसिस्टेंट, ट्रांजिएंट और नॉन नल परसिस्टेंट का, दैट डिपेंड्स अपॉन दिस रिकरेंस टाइम प्रोबेबिलिटी और फर्स्ट रिटर्न टाइम प्रोबेबिलिटी, राइट। तो इसको आप एक बार यहाँ से यहाँ तक अपने आप स्टडी करेंगे कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ दीज थ्री अकॉर्डिंग टू दिस रिकरेंस टाइम प्रोबेबिलिटी। अभी मैं इसको आप अपने स्टडी करेंगे और कहीं पर अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इसको रिफ़र करेंगे। बट इसको एक तरीका और होता है जो ज़्यादा यूज़ होता है, तो आई विल फोकस ऑन दैट ओनली, but you should go through this once, and if you need it somewhere in your numericals or in some further concept, then you can come back and study this. अभी इसको कैसे हम करेंगे, using certain theorems। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो है इरिड्यूसिबल चेन का। पहले जो बात हमने छोड़ी है उसको कंप्लीट कर लें कि आपने कहा था कि सेकंड क्लासिफिकेशन आपका कैसे होगा। तो लुक हियर, we have two theorems first, then I will talk about these two things, that if a Markov chain is irreducible then all its states are of same type। तो मार्कोव चेन अगर आपकी इरिड्यूसिबल है, डेफिनेशन अभी बताते हैं, हम डिस्कस करेंगे, ऊपर लिखी है। तो मार्कोव चेन अगर इरिड्यूसिबल है तो सारी स्टेट्स का सेम टाइप होता है, यानी कि अगर आपने एक स्टेट को क्लासीफाई कर दिया तो बाकी स्टेट्स को आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। इफ़ इट इज़ इरिड्यूसिबल तो आपकी सारी स्टेट सेम टाइप की हो जाएंगी, पहली थ्योरम। तो इसका मतलब है एक क्लासिफिकेशन आपका पीरियोडिक और पीरियोडिक आप देख लीजिए किसी एक स्टेट का, तो बाकी को इरिड्यूसिबल चेन अगर है तो बाकी सब सेम हो जाएंगी। इसी तरह से ट्रांजिएंट, नल, परसिस्टेंट एट्सेट्रा से में भी आपने अगर एक क्लासीफाई कर ली स्टेट को किसी एक को, तो बाकी भी सेम टाइप की हो जाएंगी, सबको आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। अभी भी वो आंसर नहीं आया जो आपने सेकंड कैटेगरी की बात की थी, वो यहाँ से है। थ्योरम 2, इफ अ मार्कोव चेन इज फाइनाइट इरिड्यूसिबल ऑल इस स्टेट्स आर नॉन नल परसिस्टेंट। तो ये अब बात आ गई कि आपको जो सेकंड क्लासिफिकेशन करना है वो आपका मोस्टली इस थ्योरम से गवर्न हो जाएगा। दैट मीन्स कि आपकी अगर चेन फाइनाइट इरिड्यूसिबल है, फाइनाइट का मतलब इसमें नंबर ऑफ एंट्रीज फाइनाइट है टीपीएम में, और जनरली आपको फाइनाइट ही मिलेंगी, इसलिए ये केस काफ़ी बार आपका अप्लाई हो जाएगा कि फाइनाइट है टीपीएम और साथ ही साथ जो इरिड्यूसिबल कंडीशन आप अभी ऊपर देखने जा रहे हैं वो सेटिस्फाइड है। तो फाइनाइट इरिड्यूसिबल अगर हो गई सॉरी, तो आप ये कहेंगे कि आपकी सारी स्टेट्स एक साथ नॉन नल परसिस्टेंट हो गई, तो सेकंड कैटेगरी आप इससे टेस्ट कर पाएंगे, ठीक है। और फाइनाइट इरिड्यूसिबल के केस में एक टाइप तो ये हो जाएगा, और दूसरे टाइप के लिए आप ये थ्योरम यूज़ कर लेना कि एक को चेक करना है पीरियोडिक या अपीरियोडिक, जो भी आएगा बाकी सारी स्टेट्स सेम टाइप की हो जाएंगी। सो नाउ वी कम कि इरिड्यूसिबल चेन होती क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन पढ़ लीजिए कि अगर आपका क्लासिफिकेशन जब है अपीरियोडिक है कोई स्टेट और नॉन नल परसिस्टेंट है, तो इसको एर्गोडिक बोलते हैं। रिमेंबर दिस वर्ड कि एर्गोडिक स्टेट का मतलब है कि अपीरियोडिक एंड नॉन नल परसिस्टेंट। तो कई बार ऐसा लिख रहता है प्रूव दैट इट इज एर्गोडिक या शो दैट स्टेट इज एर्गोडिक, तो एर्गोडिक स्टेट का मतलब है इधर से अपीरियोडिक है, उधर से सेकंड क्लासिफिकेशन से नॉन नल परसिस्टेंट है, राइट। सो नाउ यू कम बैक टू इरिड्यूसिबल चेन। If every state can be reached from every other state for some n and for all ai, for all ij, सिंपल वर्ड्स में कि आपको किसी भी ai से किसी भी aj, ठीक है, जितनी भी स्टेट्स हैं आप किसी भी a1 से a1 a2 a3 जितने भी स्टेट्स हैं सब पे जा सकते हैं कभी ना कभी। कभी ना कभी का मतलब है कि ये जरूरी नहीं कि आप एक स्टेप में, दो स्टेप में, तीन स्टेप में, बट एक यहाँ कितने भी नंबर ऑफ स्टेप में एक बार कम से कम आप किसी भी ए आई से ए जे जा सकते हैं फॉर एवरी आई जे। तो हर एक स्टेट से हर दूसरी स्टेट पर आप कभी ना कभी पहुंच सकते हैं। कभी ना कभी का मतलब एक स्टेप में, दो स्टेप में, तीन स्टेप में, चार स्टेप में, एंड सो ऑन। अगर ये पॉसिबल है, ठीक है, कि हर स्टेट से आप दूसरी स्टेट पे रीच कर सकते हैं, देन चेन इज कॉल्ड एज इरिड्यूसिबल चेन। We will look for this in one example now. Again, you can pause the video and first read the question carefully. Now, first we will make the TPM, right? Now you have three boys ABC, so there are three state ABC, ABC, right? तो 3/3 की TPM बनेगी। अब क्या कंडीशन है यहाँ देख लीजिए, A always throws the ball to B। तो ए के पास अभी बॉल है, तो नेक्स्ट स्टेप में यानी वन स्टेप में ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी क्या होने वाली है कि ए हमेशा बी को बॉल फेंकेगा। तो ए से सर्टेन है कि बी को ही केवल बॉल जाएगी, तो सारी प्रोबेबिलिटी 1 आ जाएगी बी के नीचे। ए से बी को
और बाकी सारी जगहों पर ज़ीरो होगा। दैट मीन्स ए अपने पास भी बॉल नहीं रखता है और ए सी को भी बॉल नहीं देता है। तो वन स्टेप में वो केवल बी को देगा, तो सारी प्रोबेबिलिटी वन यहाँ बी के नीचे आएगी। ठीक है, देन बी के पास अगर बॉल है तो नेक्स्ट स्टेप में कहाँ जाती है, बी ऑलवेज थ्रोज द बॉल टू सी। इसी तरह से बी केवल सी को थ्रो करता है वन स्टेप में, तो सारा प्रोबेबिलिटी बी के साथ सी पे वन जाएगा। ना वो ए को दे रहा है ना अपने पास रख रहा है, तो दिस इज 0-0-1। अब सी के पास जिस स्टेप पे बॉल है तो नेक्स्ट स्टेप में वो क्या करता है, सी इज जस्ट एज लाइकली टू थ्रो द बॉल टू बी एज ए। तो सी के बाल बात है तो वो ए या बी को इक्वल प्रोबेबिलिटी से देगा, अपने पास नहीं रखेगा। तो अपने पास रखने का नहीं है इसका ऑप्शन, तो ज़ीरो हो गया। बाकी इन दोनों को इक्वली लाइकली है, तो वन को टू पार्ट्स में आप डिवाइड कर दीजिए, 1/2 1/2। तो इस तरह की आपको प्रैक्टिस करनी होगी इन डिफरेंट क्वेश्चंस कि आपको प्रोबेबिलिटीज़ कैसे लिखनी होती हैं, वन स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज़ टू मेक टीपीएम। अब यहाँ पे अगर आप कह देते कि वो अपने पास भी रखता है, इसकी भी इक्वली लाइकली है, तो 1/3 1/3 1/3 हो जाता है। ठीक है, तो वट एवर इज़ द वर्डिंग, बी केयरफुल कि आप जो मीनिंग निकाल रहे हैं वही मीनिंग है, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन अरेंज योर टीपीएम वन स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। राइट, तो टीपीएम निकल गई, इसमें एक स्टेप था फाइंड टीपीएम एंड क्लासीफाई द स्टेट्स। अब हमें इन एबीसी स्टेट्स को क्लासीफाई करना है। सो इट इज़ अ फाइनाइट टीपीएम ऑब्वियसली। ठीक है, तो फाइनाइट है, तो फर्स्ट थिंग यू कैन डू दैट यू कैन चेक दैट इट इज़ इरिड्यूसिबल। काफ़ी सारे क्वेश्चन में आपका ये अप्लाई हो जाएगा। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू चेक वेदर दिस इज़ इरिड्यूसिबल और नॉट। तो अब जरा ध्यान से देखिए, जो बात अभी आपने कही थी कि हर स्टेट से हर दूसरी स्टेट पे आप पहुंच सकते हैं कभी ना कभी, दैट मीन्स किसी ना कभी नंबर स्टेप्स में। ठीक है, तो वी स्टार्ट विद वन स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी विच इज टीपीएम इटसेल्फ। ठीक है, तो इसमें मीनिंग क्या हुआ, जहाँ जहाँ आपकी नॉन ज़ीरो एंट्रीज हैं, तो इसका मतलब आप ए से बी पहुँच सकते हैं एक स्टेप में, बी से सी पहुँच सकते हैं एंड सी से ए भी पहुँच सकते हैं। तो जो नॉन ज़ीरो एंट्रीज हैं दैट टेल यू कि आप इस पर्टिकुलर स्टेट से उस पर्टिकुलर स्टेट में जा सकते हैं। अब ये टीपीएम है, इसका मतलब वन स्टेप में। ठीक है, तो दैट इज रिटन हियर कि P12 P23 दिस इज P31 एंड P32 दीज आर ग्रेटर देन 0 फॉर m इक्वल्स टू 1। ठीक है, कि M1 था, स्टेप 1 था, तो आपने ये नॉन ज़ीरो इंट्रीज है तो यहाँ पहुँच गए। ठीक है, बट अभी बहुत सारे इंट्रीज ज़ीरो हैं। ठीक है, दैट मीन्स आप एक स्टेप में ए से ए सी नहीं पहुंच सकते, बी से ए बी नहीं पहुंच सकते एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब आपको क्या करना होगा, आप टू स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी एंड दैट यू कैन गेट बाई पी स्क्वायर। ठीक है, कोलमोग्राफ थ्योरम थी, पी स्क्वायर लगा दीजिए, पी इंटू पी करेंगे। तो अब आप पी इंटू पी जब करेंगे तो व्हाट यू हैव टू चेक, आपको ये डिसाइड करना है कि कभी ना कभी आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट चले गए, दैट मीन्स जो ऑलरेडी नॉन ज़ीरो हो चुके थे अब उनमें हमें इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वहाँ से तो वहाँ हम पहुँच गए एक स्टेप में। वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन दोज एंट्रीज इन M1, दैट मीन्स स्टेप 1 ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, जो यहाँ ज़ीरो थे। तो इनको ऑब्जर्व करना है कि ये ज़ीरो नॉन ज़ीरो हुए कि नहीं हुए। दैट मीन्स जो हम एक स्टेप में नहीं पहुँच पा रहे थे वहाँ से वहाँ क्या हम दो स्टेप में पहुँच पा रहे हैं, दैट यू हैव टू चेक। तो जस्ट फोकस ऑन दीज ज़ीरोज़। ये ज़ीरो था, अभी भी ज़ीरो है, इसका मतलब है आप ए से ए एक स्टेप पे भी नहीं पहुंच सकते थे और टू स्टेप्स में भी आप नहीं पहुंच सकते। ठीक है, तो ये अभी भी ज़ीरो है, इसका मतलब है आपको अभी और आगे काम करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आप चाहते थे कि हर एंट्री कभी ना कभी नॉन ज़ीरो हो। तो यहाँ से ये तो डिसाइड हो गया कि अभी आपको पी क्यू निकालना पड़ेगा, बट बिफोर दैट बाकी सबकी एंट्रीज देख लीजिए जो ज़ीरो थे। ये नेक्स्ट ज़ीरो था आपका सी के नीचे, दैट हैज़ बिकम नॉन ज़ीरो। तो ये एंट्री करते जा रहे हैं हम, P13 इन टू स्टेप इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। ये ज़ीरो था, नॉन ज़ीरो हो गया, ये ज़ीरो था, नॉन ज़ीरो हो गया। ठीक है, एज वेल एज ये नॉन ज़ीरो था, ये भी सॉरी ये ज़ीरो था P33 और ये भी अब आपका नॉन ज़ीरो हो गया इन टू स्टेप्स। तो ये आपके चार एंट्रीज आउट ऑफ 5 अब ग्रेटर देन ज़ीरो हो गए फॉर m इक्वल्स टू 2। ठीक, अगर सारे हो जाते तो हम यहीं रुक जाते, बट ये एंट्री आपकी है P11 जो अभी भी ज़ीरो बनी हुई है। तो अब आप पी क्यूब निकालेंगे, पी स्क्वायर इंटू पी, और सिर्फ इसको देखेंगे। अब आप ऑल्दो एंट्री सारी आपने लिखनी है, बट आपको चेक ये करना है इरिड्यूसिबल के लिए कि जो अभी तक ज़ीरो एक बार भी नॉन ज़ीरो नहीं बना है, विच इज़ दिस ओनली, जो ना एक स्टेप में हुआ ना दो स्टेप में, वो अब चेक करना है। एंड नाउ यू कैन सी दैट बिकम्स नॉन ज़ीरो। एज सुन एज वी राइट दिस नॉन ज़ीरो एंट्री, ये तो डिसाइड हो गया कि अब आपकी मैट्रिक्स इरिड्यूसिबल हो गई,
क्योंकि अब आपके 9 की 9 एंट्रीज या तो यहाँ या यहाँ कम से कम एक बार नॉन ज़ीरो हो गए हैं। सो P112 इज ग्रेटर देन 0 फॉर n इक्वल्स टू 3। बाकी एंट्रीज के लिए हमने अभी ये नहीं लिखना हर स्टेप में, केवल हमें ये देखना है कि कितनी एंट्रीज पहले नॉन ज़ीरो थी, कितनी अब हो गई जो ज़ीरो थी, और अब आपकी 9 की 9 एंट्रीज कम से कम एक बार स्टेप 3 आते आते नॉन ज़ीरो हो गई हैं। सो दैट implies that this Markov chain और TPM is irreducible। finite है ही है, यहाँ पर finite number of entries है, therefore it is a finite reducible Markov chain। तो आपने अभी कहा था थ्योरम 2 से कि all states are non null persistent। एक तो ये बात डिसाइड हो गई कि आपका एक क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया कि सारी की सारी स्टेट नॉन नल परसिस्टेंट है। और दूसरी जो बात डिसाइड हो गई है कि सिंस इट इज़ फाइनाइट रिड्यूसिबल, तो जो पीरियोडिक और पीरियोडिक चेक करना है आपको, वो आप अब केवल एक स्टेट के लिए चाहे चेक कर लें, और बाय दैट थ्योरम बीइंग रिड्यूसिबल बाकी सारी स्टेट सेम टाइप की हो जाएंगी। ठीक है। ऑल्दो अभी आप नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि इसमें सारी स्टेट्स को चेक करने की कोशिश की गई है जिसकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप देख लीजिए कि अगर किसी भी पर्टिकुलर स्टेट को आप चेक करना चाहते तो कैसे चेक करते। ठीक है। तो इफ़ यू वांट टू चेक स्टेट 1, आई रिपीट, इसकी ज़रूरत इस क्वेश्चन में नहीं है। क्यों? क्योंकि अब आप देखेंगे कि सेकंड स्टेट को देखना आसान था एज कम्पेयर टू फर्स्ट। वाई एम सेइंग दिस, जस्ट लुक एट दिस, कि अगर आप स्टेट 1 को ही मान लो चेक करना चाहते हो कि पीरियोडिक है या पीरियोडिक है, तो आपको ये देखना है कि किस किस नंबर ऑफ स्टेप पे ये अपने आप पे रिटर्न हुई है, उनका जीसीडी निकाल कर 1 है या नहीं है, ग्रेटर देन 1 है। ठीक है। तो दैट यू हैव टू चेक। तो अगर आपको स्टेट 1 को चेक करना है तो आपको ये देखना है कि स्टेट अपने आप पे रिटर्न कब कब हुई। रिटर्न होने का मतलब है ये आपका फर्स्ट एंट्री है P11 कि ए पर रिटर्न हो रही है। ठीक है। 0 है, एक स्टेप पर रिटर्न नहीं हुई, 0 है, एक स्टेप पर रिटर्न नहीं हुई, 3 स्टेप्स पर ये जाकर रिटर्न हुई। ठीक है। तो एक ही बार अभी आप यहाँ तक PQ तक जब आप निकाल रहे हैं तो सिर्फ एक बार रिटर्न हुई है, तो आपको कम से कम 2 वैल्यूज चाहिए जीसीडी फाइंड आउट करने के लिए। तो अगर आप 1 को ही चेक करना चाहते हैं देन यू नीड P4 अगेन, सो दैट आपको कम से कम एक बार और ये रिटर्न स्टेट बने। तो फॉर दैट वी डिड P4। ठीक है। पी क्यूब इंटू पी किया और ये फिर से 0 आ गया। तो अभी भी आपको सेकेंड एम नहीं मिला जिस पर ये नॉन जीरो मिले, रिटर्न स्टेट हो, तो आपने P5 निकाला। दैट वी आर डूइंग फॉर स्टेट 1 ओनली, कीप इन माइंड। तो ये आपकी नॉन जीरो हो गई, राइट। सो एज सुन एज इट इज नॉन जीरो, तो अब आप ये कहेंगे कि हाँ ठीक है, स्टेट 1, 3 और 5 स्टेप पर रिटर्न स्टेट हो रही है, दैट मीन्स एंट्री इज नॉन जीरो, सो its period will be GCD of 3 5 which is 1, therefore state 1 is aperiodic by definition। ठीक है। तो स्टेट 1 को ये चेक करने का तरीका था। स्टेट 2 अगर आपको चेक करनी है तो स्टेट 2 का रिटर्न स्टेट का मतलब है दिस एंट्री, सेकंड डायगोनल एंट्री, कि बी पर रिटर्न हो रही है, दैट मीन्स दिस शुड बी नॉन जीरो। तो अभी स्टेप 1 में M1 के लिए नहीं हुई, M2 के लिए रिटर्न हुई, M3 के लिए रिटर्न हुई। तो अगर आप स्टेट 2 को देखते हैं तो आपको यहीं से मिल जाता 2 और 3 का GCD, क्योंकि 2 बार ये रिटर्न स्टेट हो गई, तो M2 M3 यहाँ पर मिल जाता और आप कहते कि 2 3 का GCD 1 है, देयरफॉर इट इज अपीरियोडिक। ठीक है। एंड बाय दिस दैट थ्योरम यू कैन क्लेम कि अगर सेकंड स्टेट इज अपीरियोडिक, जो आप इतने में ही क्लेम कर ले रहे हैं P³ तक में, तो बाकी स्टेट्स भी आपकी अपीरियड हो जाएगी। ठीक है। एंड सिमिलरली यू कैन टेस्ट फॉर स्टेट 3 इफ यू वांट। तो दिस इज हाउ यू कैन चेक पीरियोडिक एंड अपीरियोडिक। तो एक स्टेट आप कोई चेक कर लीजिए, ऑल्दो यहाँ पर तीनों की गई हैं चेक, जिसकी ज़रूरत शायद नहीं है। आप किसी एक को चेक करने के बाद बाय दैट थ्योरम यू कैन क्लेम कि ऑल स्टेट्स विल बी ऑफ सेम टाइप, दैट मीन्स अपीरियोडिक। तो आपने ये कहा सारी स्टेट्स नॉन नल परसिस्टेंट एंड अपीरियोडिक होंगी, दैट मीन्स ऑल आर ergodic states, right? This is how you can classify this. These are the two main types of questions or concepts which we have to study in Markov chain. Now you can do some practice using some book or your tutorial sheet.